मेरे मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत करता हूँ। हम इसके अंतर्गत कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, मैं जयदेव जानी, हम पाठ नंबर 15वें जल परिवार अफवाह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसकी अगले वीडियो के अंदर हमने नदी का प्रदूषण, नदी का आर्थिक महत्व और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय के बारे में, नदी प्रदूषण के बारे में हमने कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा की थी। वो मुद्दे अभी तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये प्रश्न तुम्हें 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, इसको याद रखना। और उसके पश्चात ये दूसरा प्रश्न है नदियों का आर्थिक महत्व। उसके भी कितने मुद्दे हैं, तो इसके भी 6 या 7 मुद्दे हैं। इस लोग को आप लोगों को याद रखना है। अगर किसी को नोट डाउन करना है इन मुद्दों को, तो अभी स्क्रीन पर से देखकर वीडियो को पॉज करके इन मुद्दों को लिख सकते हो। यहाँ पर इतना पढ़ने के पश्चात हमारा 15वां पाठ समाप्त होता है। और इस वीडियो में अब हम पाठ के स्वाध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है अंतर्लिखीय हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इसके बारे में भी वीडियो की शुरुआत के अंदर इन दोनों नदियों के जल परिवाह के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके पश्चात दूसरा जल परिवाह और जल विभाजक के बारे में समझाइए। तो जल परिवाह और जल विभाजक के बारे में भी कि भाई जो नदियों के पानी को विभाजित करता है, यानी कि जो पठार या पर्वतीय प्रदेश हो उसको क्या कहते हैं, नदी का जल विभाजक कहते हैं। और जल परिवाह यानी कि नदियाँ आगे चलकर जो त्रिभुजाकार रूप में बट जाती है उसे क्या कहते हैं, जल परिवाह कहते हैं। उसके पश्चात झीलों की उपयोगिता के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि झीलें किस लिए उपयोगी है। तो झीलें पानी का संग्रह करने के लिए, सिंचाई के लिए। उसके पश्चात झीलों पर बंधे बांध के अंतर्गत जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, पर्यटन स्थल के रूप में, झील मत्स्य उद्योग के रूप में भी उपयोगी है। ये सारी हो गई झीलों की उपयोगिता। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो जल प्रदूषण के रोकने के उपाय हमने इसके अगले वीडियो के अंदर देखे थे। कड़े नियमों को पालन करवाना चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का द्वारा शुद्धिकरण योजना लागू करनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों का अपना गंदा पानी नदियों में न छोड़े, इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को अपनी दूषित पानी में रहे हानिकारक तत्वों को क्या करके शुद्ध करके फिर उन तत्वों को छोड़ना चाहिए नदियों के अंदर। और घर का कूड़ा कचरा भी नदी में नहीं डालना चाहिए। ये हो गया जल प्रदूषण रोकने के उपाय। उसके पश्चात 5वां है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो ये गोदावरी नदी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तब मैंने बोला था गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्यों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? क्योंकि जितना गंगा नदी का महत्व है उतना ही प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर किसका महत्व है, गोदावरी नदी का महत्व दिया गया है। इसीलिए गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। उसके अंदर गोदावरी नदी की लंबाई, उसके पश्चात उसकी सहायक नदियाँ की भाई यह बहुत बड़ी द्विकल्पीय नदी है। इसकी लंबाई 1400-1500 किलोमीटर है। प्रायद्वीप क्षेत्र में इसका प्रवाह क्षेत्र विशाल है। स्थानीय लोग इस नदी को पवित्र मानते हैं। गोदावरी नदी की अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, इसलिए इसके विशाल विस्तार के कारण गोदावरी को वृद्ध गंगा या फिर गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 2, उसके अंदर लिखा गंगा नदी तंत्र के बारे में समझाइए। तो इसके बारे में भी बताया था कि गंगा गौमुख से निकलती है। फिर उसके पश्चात गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 1400 के आसपास है। फिर उसके पश्चात गंगा नदी में आगे जाके कौन कौन सी नदी मिलती है, गंगा नदी के अंदर यमुना, बेतवा, गंडक, कोसी, घाघरा, ठीक है, सोन, ये सब गंगा नदी के अंदर मिलती है। तो इसके बारे में भी हमने
चर्चा की थी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है गंगा नदी। उसके पश्चात नर्मदा बेसिन के बारे में भी चर्चा की थी कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीप की नदियों में ये भी मुख्य नदी है। इसके पश्चात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पास अमरकंटक से निकलकर घाटियों में, सीधी घाटी में बहते हुए अरब सागर को मिलती है। उसके पश्चात कृष्णा और कावेरी बेसिन के बारे में विस्तृत में जानकारी दीजिए। तो कृष्णा और कावेरी नदी भी कैसी है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिसके अंदर कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है, कावेरी नदी की 760 किलोमीटर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। उसके बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान भी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी के क्षेत्र में कावेरी का घाट है। उसके पश्चात उसकी सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, अम्बत्ती, कालिनी, इसके बेसिन क्षेत्र कावेरी नदी के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पास कुंडलूर में क्या होती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी को मिल जाती है। तो ये कुछ 8 प्रश्नों के उत्तर हैं। इसके बारे में प्रश्न और उनके उत्तरों का भी सॉल्यूशन बता दिया है। इन लोग प्रश्नों के उत्तर को आपको नोट डाउन करना हो तो कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। इसमें कौन कौन से प्रश्न तुम लोगों के एग्ज़ाम के अंदर आएंगे या पूछा जाएंगे, इसके बारे में भी बताया गया। अब उसके पश्चात नीचे 5 विकल्प दिए गए हैं। उसमें नदियों के विसर्पण को क्या कहते हैं? नदियों के विसर्पण के कारण कैसी झीलों का निर्माण होता है? तो कैसी झीलों का? घोड़े की नाल जैसी झीलों का निर्माण होता है। कोई पर्वत या पठारी प्रदेशों के प्रवाह को एक दूसरे से अलग करते हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जल विभाजक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो कोशी। निम्नलिखित में से किस झील के पानी का उपयोग नमक बनाने में होता है? तो सांभर, राजस्थान के आया हुआ है वो। यमुना में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। तो ये हो गया पाठ नंबर 15वां, जल, परिवार, अफवाह के स्वाध्याय के बारे में चर्चा। इन विकल्पों को और प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इनका सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके इनके सॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इनको याद भी रखना, एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आए ताकि तो तुम लोगों को आसानी से पता होना चाहिए। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। और कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो सिद्धि के नंबरों पर जानकारी दे सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।